कि वजीर खाने जहाँ का वेतन भी 13 लाख था। जो उसका वजीर था उस वक्त, वो खाने जहाँ था उसका वेतन 13 लाख था। कभी कभी और एक था कि उसने क्या किया था, अधिन्यास पत्र था जिससे इतलाक कहा जाता है। अधिन्यास आज्ञा पत्र का मतलब होता है कि एक ऐसा पत्र जो सरकार को दे दिया जाता है, उसके बदले वो जो है तमाम सभी जमीनों को दे सकता था। अब इसमें क्या होता था कि दलाल जो है अक्सर पत्र को खरीद लेते थे और काफी धनवान बन गए थे, यानी उन लोग जो है भ्रष्टाचार काफी व्याप्त हो गया था इसकी वजह से। एक्सक्यूज मी मैम। और मैम, इतलाक एक बार फिर समझा दीजिए। इतलाक, देखिए इतलाक का मतलब, इतलाक तो इसको फारसी में, देखिए इसका शुद्ध हिंदी नाम है अधिन्यास आज्ञा पत्र। जो क्या कहते हैं, अधिन्यास पत्र एक, मान लीजिए एक जमीन है आपको दे दी जाती थी, उस जमीन पे जो है वो जमीन आपको दे दी गई, उस जमीन आपको फ्री में दी जाती थी वो जमीन, और उससे जितनी भी कर उगाही होगी सब आपको मिलेगा। तो जो प्राप्त करता थे, अधिन्यास प्राप्त करता थे, वो लोग क्या करते थे अक्सर जो है अपने पास तो रखे, लेकिन वो जो कागज है उसको बेच भी देते थे, यानी जो भी दलाल हो वो कागज ले लेते थे और फ्री में ही जो है सब कुछ ले लेते थे सरकार से। तो एक हिसाब से वो जो अधिन्यास पत्र था उसका दुरुपयोग किया जाने लगा था। अब सरकार को तो पता नहीं किसको किसको दिया गया है, किसको किसको नहीं है, क्योंकि उसके शासन तंत्र बहुत ढीला था। लाइक अलाउद्दीन खिलजी के समय शासन तंत्र बहुत मजबूत था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत बड़ा थी, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है ये काफी ढीला पड़ने लगा शासन तंत्र, या तो उसने अनदेखी कर दी थी जानबूझ के, क्योंकि देखिए वो उत्तराधिकार में डायरेक्टली तो आया नहीं, तो उसे अमीर, याद रखिएगा, उसे अमीरों ने और उलेमाओं ने, इन दोनों ने ही राजगद्दी पर बैठाया था। इस वजह सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी ये थी कि वो इन दोनों वर्गों को संतुष्ट करे, यानी अमीर वर्ग को और उलेमा वर्ग को, और उसे जो भी ठीक लगता था वो करता था, चाहे उसके लिए कोई भी गलती अमीर वर्ग कर दे तो उन्हें वो दंड नहीं देता था, या तो अनसुना कर देता था उनकी बातों को, क्योंकि देखिए उसको अपनी राजगद्दी संभालनी थी। इसी वजह से उसका जो 37 वर्ष का शासन काल है, या उससे भी कुछ लोग कहते हैं 37 या 38 वर्ष का शासन काल शांतिपूर्ण बीता, और उसके समय में कोई विद्रोह वगैरह नहीं हुए थे ज्यादा। इसका रीजन यही था। देखिए विद्रोह तब होते हैं जब आप या तो जनता सफाई करेंगे, तो जनता आप या अमीर के साथ कड़ाई करेंगे तो वो आपसे विद्रोह करेंगे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल उनको ढीला छोड़ दिया था, यानी आप जो भी कर रहे हो ठीक कर रहे हो, आप कर दे रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई भी कड़ाई नहीं की उसने। और इस वजह से क्या हुआ था, तो ये प्रशासन तंत्र काफी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था, जिसकी वजह से बाद के इतिहासकारों में इवन ये सल्तनत काल जो है या तुगलक काल के पतन का बहुत बड़ा कारण जो है फिरोज शाह तुगलक के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसको माना जाता है, कि इसने जो है अमीरों पर और उलेमा वर्ग पर नियंत्रण नहीं किया। इसी वजह से जो है ये इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, और यह तुगलक वंश के पतन का बहुत बड़ा मूल कारण सिद्ध हुआ। अब देखिए आगे हम इनके बारे में बताते हैं कि इसकी राजस्व व्यवस्था कैसी थी। फिरोज शाह तुगलक ने जो है चरी एवं गढ़ी कर समेत 20 से भी अधिक करों को जो है गैर कानूनी और अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई ऐसे कर थे, जैसे चरी कर है, चरी कर मतलब जो होता है जो पशुओं को चारा दिया जाता है उस पर भी कर लगता था, गढ़ी कर जो घर पे टैक्स लगता था वो भी कर, और तमाम कई ऐसे कर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिए जाते थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इन सभी करों को समाप्त कर दिया, और क्या कहते हैं इसके स्थान पर उसने दो चार ही कर जो इस्लामिक कानून के हिसाब से उन करों को लगाया। अब आपको ये जान लीजिए इस्लामी अर्थव्यवस्था में 5 प्रकार के कर होते थे जो इस्लामिक कानून में थे। पहला है उस्र, दूसरा है खराज, तीसरा है खुम्स, चौथा है जक़ात, पांचवा है जजिया। जजिया आप लोग को पता ही होगा कि जजिया कौन सा कर था, आप लोगों में से कोई बता सकता है जजिया किस प्रकार का कर था? मैम जब हिंदू गैर मुसलमानों पर लगाया जा रहा, उस पर गैर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों पर लगाया जाए। हाँ हाँ, देखिए गैर मुसलमानों पर जो कर लगाया जाता था उसे जजिया कहते थे, लेकिन इस कर में स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी और साधु इस कर से मुक्त थे, यानी इन लोगों को जजिया नहीं देना पड़ता था। याद रखिएगा स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु संत है, ये लोग जो है इस कर से मुक्त थे। और दूसरा अब आता है एक और जक़ात। जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर, सिर्फ मुसलमानों पे, याद रखिएगा जक़ात जो है मुसलमानों पर धार्मिक कर था। वो उनकी आय का 2 से 2.5% तक होता था, और वो उनकी भलाई के लिए अक्सर खर्चा किया जाता, सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, याद रखिएगा 2 से 2.5%।
अब है मैम पुरुष स्त्री सभी। हाँ, सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था ये जकात, ना कि हिंदुओं से, क्योंकि हिंदुओं के लिए जजिया वाला तो है ही, अगर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। जकात जो है सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था कर। और आवाज बंद कर। हाँ, तो मुसलमानों पर सिर्फ धार्मिक कर लिया जाता था और वो 2 से 2.5% तक होता था। और ये जो कर था वो उन्हीं के भलाई के लिए यूज किया जाता था, यानी मुसलमानों की भलाई के लिए यूज किया जाता था, लाइक मस्जिद बनवाने में या किसी और कार्य में, धार्मिक कार्यों में, उनमें होता था। तीसरा है खुम्स। खुम्स का जो होता है लूट का माल होता था, और खानों अथवा भूमि से जो गड़े हुए धन खजाना जो प्राप्त होता था उसका एक भाग होता था, जिसमें 1/5 भाग राज्य का अधिकार होता था। शेष जो है 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था। यानी इसको ऐसे समझिए कि जो भी सेना लड़ाई करने के लिए गई उन्हें लूट का माल प्राप्त हुआ। अब उसमें से यानी उनको 5 रुपए यानी लूट में मिला है। 5 रुपए में जो है 4 रुपए जो है सैनिकों को मिलते थे, यानी जो सैनिक जो लड़ाई किए हैं, लूट मार किए हैं, उन्हें 4 रुपए मिलते थे। और 1 रुपए सुल्तान को जाता था, यानी राज्य सरकार को 1 रुपए जाता था। लेकिन एक बात और है, ये 2 चीज ध्यान रखेगा, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ऐसे 2 सुल्तान थे जिन्होंने इसके उलट कर वसूल किया, यानी खुम्स जो है 4 पैसे अपने पास रखे, 1 पैसा जो है यानी 1 रुपए जो है वो जो है सैनिकों को दिए। खुम्स जो है याद रखिएगा लूट का माल होता था, या धन जो धन गड़े हुए रहते थे खजाने, उनसे प्राप्त हुआ माल रहता था। और एक है खराज। खराज भी जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। ठीक है, वो 1/3 से 1/2 तक होता था। एक अक्सर ज्यादातर तो 1/3 ही लिया जाता था, यानी 33% लिया जाता था, ये याद रखिएगा। खराज जो है एक और होता था उस्र। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ये याद रखिएगा। भूमि कर अलग होता है, धार्मिक कर अलग था। जो जकात था वो धार्मिक कर था, जो 2 से 2.5% लिया जाता था। उस्र जो है मुसलमानों से ही लिए जाने वाला भूमि कर था, जो 5% से लेके 10% तक लिया जाता था। धार्मिक कर अलग होता है और ये भूमि कर अलग था। तो ये 5 प्रकार के कर थे, उस्र, खराज, खुम्स, जकात और जजिया। इस प्रकार से लिए जाने वाला कर था। तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इन्हीं 5 को जो इस्लामिक कानून में वैध थे, इन्हीं 5 को जो है उन्होंने वसूल करने का नियम बनाया, बाकी और सारे करों को उसने समाप्त कर दिया। हाँ, 1-2 और उसने कर लगाया आगे चलकर कि इन चारों करों के अतिरिक्त उन्होंने जो है सुल्तान ने उपज दर का 1/10 भाग सिंचाई कर लगाया, जिसे हक ए सर्व कहा जाता है। यानी जो नहरों का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने, जो उसके माध्यम से जो सिंचाई वगैरह होती थी उस पर भी उसने कर लगाया, और वो 1/10 भाग होता था, जिसे हक ए सर्व कहा जाता था। और यह कर उलेमा वर्ग की स्वीकृति पर लगाया गया था, जिन्होंने यह कहा कि राज्य द्वारा नहरों की खुदाई और जल वितरण की व्यवस्था करने पर यह कर लगाया जा सकता है। और फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने भूमि राजस्व से अलग कर के रूप में जजिया वसूल किया था। यह एक तरह का प्रति व्यक्ति कर बन गया था, जबकि पूर्व में खराज का एक भाग माना जाता था। यानी ये इसने बिल्कुल अलग से लिया इसको, ना कि सम्मिलित किया। ये सिंचाई करता बिल्कुल अलग करके लिया है उसने। और कृषि कर निर्धारण का जो कार्य था फिरोज शाह तुगलक ने एक सिपा सलार था ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद को सौंपा। उसने संपूर्ण राज्य में 6 वर्षों तक भ्रमण किया और निरीक्षण के नियम के अनुसार संपूर्ण राज्य की आय 6 करोड़ 75 लाख टंका निर्धारित की। यानी जो है पूरे फिरोज शाह तुगलक काल में जो वार्षिक जो होता है आय, एक होता नहीं कि राज्य सरकार की कितनी वार्षिक सालाना आय हो रही है, तो वो 6 करोड़ 75 लाख टंका थी फिरोज शाह तुगलक के समय में सालाना आय। और इतिहासकार अफीफ ने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक के 40 वर्षों के शासनकाल में यह दिल्ली सल्तनत की कुल आय थी। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की कुल आय उन्होंने यही आकी है 6 करोड़ 75 लाख टंका। इस आय में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, ये आय केवल खालसा भूमि से प्राप्त होती थी। इसकी वसूली भूमि के मापन या उपज के आधार पर नहीं की जाती थी। और फिरोज शाह तुगलक ने भूमि वेतन के लिए दान देने की प्रथा की है, और इसके अतिरिक्त सुल्तान ने कभी कभी कर वसूलने का कार्य भी उन लोगों को देता था जो सबसे अधिक रुपया देने का वादा करते थे। इस व्यवस्था से राज्य को निश्चित से अधिक धान मिलने, परंतु किसानों से जबरदस्ती उनका कर जो है वसूल किया जाएगा, जिससे किसानों का कष्ट बढ़ा। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 10,000, 5,000 और 2,000 टंकों का
आवंटन निश्चित किया। संपूर्ण जो सेना का भूमि कर के आवंटन द्वारा किया जाता था, यह फिरोज शाह तुगलक का ऐसा विलक्षण सुधार था जिसकी अनुमति पूर्व सुल्तानों ने नहीं दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसका विरोध किया था। फिरोज शाह तुगलक की कर प्रणाली में अधिकारियों की जो उनके अधीनस्थ भूमि थी, किसानों से अधिक कर वसूल कर समृद्धि से ज्यादा राज्य को ध्येय हड़पने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और इसी तरह धीरे धीरे भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त होता चला गया था। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय कुछ जो है सैनिक अभियान भी हुए थे, जो आप लोगों के साथ क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन फिर भी जान लीजिए 2-3 सैनिक अभियान थे, क्योंकि इसके समय भी कुछ विद्रोह हुआ था। लेकिन इसने विद्रोहों को, पहली बात ये जान लीजिए, फिरोज शाह तुगलक युद्ध करने की जो है उसकी क्षमता थी ना, वो एक अच्छा सैनिक था। राजा तो अच्छा था लेकिन वो अच्छा सैनिक नहीं था, ये याद रखिएगा आप लोग। और ना ही कभी उसने युद्ध किया था, ना ही कोई उसने सैनिक प्रशिक्षण कभी भी लिया था। राज्य की देखरेख तो कर लेता था, लेकिन कभी उसने जो है सैनिक प्रशिक्षण कोई भी नहीं लिया था, और ना ही वो एक अच्छा सैनिक योद्धा था। इसी वजह से कई इतिहासकारों ने उसकी आलोचना भी की है कि जो है इसने कभी भी जो है कोई सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया। और अक्सर ये क्या करता था कि जितने भी युद्ध होते थे, अकारण युद्ध होते थे, तो अक्सर से बचने की कोशिश करता था, ना कि अटैक। एक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखिए, या अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में, अक्सर इन्होंने क्या किया, अपने राज्यों को जिन्होंने विद्रोह किया उन्होंने बहुत निर्दयता पूर्वक से उसका दमन किया है, जितने भी उसके उन लोगों के समय विद्रोह हुए। लेकिन ये क्या करता था, अक्सर जो है संधि का मार्ग ज्यादा अपनाता था। वो अक्सर कहता था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। वो अक्सर इन सबसे बचने की कोशिश करता था। उसका एक मेन कारण ये था कि अमीरों को भी संतुष्ट करना, और खासकर उलेमा वर्ग को संतुष्ट करना। इस वजह से अक्सर वो अटैक वगैरह नहीं करता था। हाँ, जब जहां ज्यादा विद्रोह हो जाता तो वो अटैक करने के लिए जाता था, लेकिन 2-3 अभियान उसके अभी मैं आपको बताऊंगी ऐसे, जिसमें उसने क्या किया था, ज्यादातर संधि किया है। यानी कि एक ऐसा होता था ना कि अटैक किया और उस राज्य को जीत लिया, अपने बलबूते पर जीत लिया। ऐसा इसने कभी नहीं किया कि अपने अपने बलबूते पर उसने जीत लिया। पहला इसका जो अभियान है वो है बंगाल अभियान। दूसरा है जाजनगर, जिसे उड़ीसा कहा जाता है, उड़ीसा अभियान। तीसरा है कांगड़ा अभियान। चौथा है ठट्टा अभियान। ये 4 अभियान ऐसे हैं जिन्होंने उसके समय में जो हुए थे। और देखिए, पहला हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि ये आप लोगों को ज्यादा आता नहीं है। ज्यादातर फिरोज शाह तुगलक से प्रशासनिक संबंधित कार्य आते हैं, वही आपको बताऊंगी इसके बाद जो है। और हाँ, अभी मैं इनके लोग के बारे में, इसने क्या निर्माण कराया था ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि बाद में आप लोगों को ये मिलेगा। पहला है बंगाल अभियान। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के लिए 2 सैन्य अभियानों का संचालन किया। पहला अभियान जो है 1353 से लेके 1353 से लेकर 1354 ईस्वी के बीच हुआ था। और जहां पर इस वक्त इसने शासन किया था, अभियान किया था बंगाल के समय, उस समय हाजी इलियास जो है सुल्तान के नाम से जो है लखनौती पर बैठा हुआ था। यानी उस वक्त जो है बंगाल का जो है शासक जो है, उसने शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, वो हाजी इलियास था। और उसने उस क्षेत्र पर अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए बनारस, बहराइच तक भी वो आगे बढ़ गया था। फिरोज ने शीघ्र एक विशाल सेना तैयार की, और उसने उसमें जो है कई लोगों ने उसकी सहायता भी की, जिसमें गोरखपुर और चंपारण के जो स्थानीय राजा थे, उन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक की हेल्प की। और इन सब की हेल्प से जो है फिरोज शाह तुगलक ने करीब 90,000 घुड़सवार की सेना लेकर शीघ्र ही हजार इलियास पर जो है दबाव बनाना शुरुआत किया। और जब हाजी इलियास पे जो है दबाव बढ़ना शुरू किया, तो वो हाजी इलियास बंगाल छोड़ के जो है एक जगह थी, उसका नाम अभी मैं बता रही हूँ आपको, उसका नाम है क्या नाम था उसका, हाँ, पडुआ करके नाम है। पडुआ जो है उस दुर्ग में जा छिपा था। वो पडुआ एक दुर्ग था जिसमें जा छिपा था, बंगाल के आसपास का ही क्षेत्र है, तो उसमें जाकर वो छुप गया था। और इगदला नगर, इगदला एक जगह का नाम है, इगदला नगर पडुआ से कम से कम 22 मील की दूरी पर स्थित था। और इतिहासकार अफीफ ने इसका वर्णन कर बताया कि ये एक प्रकार का द्वीप था जिस पर एक विशाल दुर्ग जो है मिट्टी का दुर्ग बना हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने सेनाओं ने इगदला शहर पर कब्जा कर लिया, और परंतु दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाए। ये जान लीजिए, इगदला जो है, इतिहासकार अफीफ कहते हैं कि जो इगदला था ये एक द्वीप था, और जो जिसमें इसने जो छुपा था ये जाके वहां पर पडुआ पर, वो बहुत बड़ा दुर्ग था, और ऐसा दुर्ग था जिस पे आसानी से जीत हासिल नहीं की जा सकती। तो फिरोज शाह तुगलक ने यह मान लिया कि दुर्ग अपराजेय था, यानी उसने कोशिश भी नहीं की, लेकिन वो मान लिया कि दुर्ग से अब हमें जीत हासिल नहीं हो सकती। और उसी समय मानसून भी मौसम भी आने वाला था, और वो जान रहा था कि सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि पहले इतने ज्यादातर सक्रिय व्यवस्था नहीं होती थी, कि सड़क पक्की वगैरह नहीं होती थी कि लोगों को जो है अपनी संपूर्ण सेना को वापस लाया जाए। इस वजह से उसने क्या किया था, जो है समझौते की नीति अपनाई थी, और अफीफ ने युद्ध समाप्त, और उसने युद्ध जो है समाप्त कर दिया, यानी कि बिना अटैक किए ही।
बिना अटैक किए ही उसने युद्ध को समाप्त कर दिया। अगर वो चाहता तो अटैक कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, अटैक नहीं किया था उस पे। उसने क्या किया, क्योंकि उसको लगा था कि जो वो किला है वो मैं जीत नहीं पाऊंगा, इस वजह से उसने क्या किया, हाजी इलियास से जो है संधि करना उचित समझा। और हाजी इलियास जब जब संधि दोनों के बीच में हो गई, और इसका पूरा जिक्र नहीं इतिहासकार ने दिया है कि संधि किस वजह से हुई, कैसे हुई, लेकिन ये है कि उसने संधि कर ली, तो उस पर अटैक किया था लेकिन उसने संधि कर ली। और बाद में जब तक हाजी इलियास की मृत्यु नहीं हो गई, तब तक जो है उन दोनों के बीच में आदान प्रदान उपहार जो है वो चलता रहा। हालांकि जब हाजी इलियास की मृत्यु के कुछ समय बाद यानी 1359 या 60 के करीब जो है उसका पुत्र जो है बंगाल पर जो है शासक बना, जिसका नाम सिकंदर था। उसने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक से उसके संबंध काफी अच्छे थे, लेकिन कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है अपने किसी संबंधी या जिसका नाम जो है वजीर था, वजीर जफर खां था, उसको जो है सुनारगांव, बंगाल में एक जगह का नाम है सुनारगांव, उसका जो है वो इक्तदार बनाना चाहता था। सिकंदर को ना देकर वो अपने किसी वजीर को जो है वजीर जफर खां को जो है उसका इक्तदार बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने सिकंदर शाह से जो है लड़ाई की, यानी बंगाल का दूसरा अभियान किया इलियास के पुत्र सिकंदर के समय में। हालांकि ये भी जो अभियान वो भी असफल रहा, क्योंकि जो है फिरोज सिकंदर ने जो हार पहले से मान ली, क्योंकि वो लड़ाई करना नहीं चाहता था फिरोज शाह तुगलक से। इस वजह से उसने क्या किया, पहले से ही हार मान ली कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ आपसे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिरोज शाह तुगलक ने दुर्ग घेरा डाला था, परंतु सैनिक योग्यता और स्पष्ट निर्णय के अभाव के कारण घेराबंदी खींचते चली गई और उसने जो है युद्ध समाप्त करने का निर्णय लिया। और ये जो है फिरोज शाह अनावश्यक रूप से रक्तपात के विरुद्ध, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि अक्सर जो है लड़ाई करने से बचता था, इस वजह से उसने क्या किया था कि फिर भी ये दुर्ग को जो जीतने, वो पहले से मान चुका था कि दुर्ग पे विजय हासिल नहीं हो सकती, इस वजह से फिर से उसने संधि कर ली। और सिकंदर ने भी जो है वहां का जो सुल्तान था सिकंदर ने भी क्या किया, वार्षिक कर के रूप में हाथी भेजने का वचन दिया, और सुल्तान सिकंदर को जो है शाही उपाधि भी दी, 80,000 टंका का जड़ा मुकुट दिया, और 500 अरबी घोड़े तथा तुर्की घोड़े फिरोज शाह तुगलक को भेंट किए। इसी तरीके से दोनों अभियान जो है आप कह सकते हैं बंगाल का, चाहे हाजी इलियास के समय हो चाहे उसके पुत्र के समय में, दोनों अभियान जो है फिरोज शाह तुगलक के एक हिसाब से असफल साबित हुए। यानी कि देखिए, सफल तब होता जब उससे उन्हें कुछ लाभ होता, या उसको उन दोनों की मृत्यु हो जाती और वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिए जाते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों से ही उसने संधि की, चाहे उसका पिता हो हाजी इलियास चाहे उसका पुत्र हो, उन दोनों से ही उसे संधि करनी पड़ी। अब दूसरा अभियान है उसका जाजनगर, जिसे उड़ीसा कहा जाता है, जाजनगर अभियान। फिरोज शाह तुगलक ने द्वितीय बंगाल अभियान के दौरान ही जाजनगर के गजपति शासक वीर भानुदेव तृतीय बंगाल की ओर मिल गया था। यानी देखिए, जब ये बंगाल अभियान कर रहा था उसी समय जो है जाजनगर का जो शासक था जिसका नाम वीर भानुदेव तृतीय था, वो बंगाल की तरफ से मिला हुआ था, और इसकी सूचना जो है फिरोज शाह तुगलक तक पहुंच गई थी। जैसे ही उसका बंगाल अभियान समाप्त होता है, वो तुरंत जो है उसको दंडित करने के लिए, यानी वीरभान देव तृतीय को दंडित करने के लिए तुरंत जो है जाजनगर का अभियान करता है। और इससे पूर्व दिल्ली और जो वीरभान देव तृतीय था, वो पहले दिल्ली की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते नियमित रूप से फिरोज शाह तुगलक को हाथी वगैरह भेजता रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल अभियान पे गया हुआ, उसकी सेना कमजोर हो रही, तो बंगाल की तरफ मिल गया था। और जब संधि दोनों के बीच में हो गई, यानी सुल्तान सिकंदर से और फिरोज शाह तुगलक के बीच में जब संधि हो जाती है, तो ये जो है पीछे हट जाता है। और बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक इसके ऊपर क्रोधित हो जाता है कि इसने उसका साथ क्यों दिया, और बाद में यही अभियान जो है वो है उड़ीसा पर करता है। और इसके बाद जब वो अभियान शुरू करता है तो जौनपुर जाता है, वहां से जाजनगर की ओर बढ़ता है। वीर भानुदेव ने युद्ध नहीं करता, याद रखिए कि वीर भानुदेव जो है वो युद्ध नहीं करता, फिरोज शाह से आक्रमण करने के बजाय वो बचकर भाग जाता है, वो भी जो है बच के भाग जाता है। और जो उसका शासक रहता है यानी वीर भानुदेव का ससुर जो रहता है, वो तुरंत क्या करता है, फिरोज शाह के पास जाता है और एक संदेश भेजता है कि लोग जो है उसकी मैं जो है आपके देव मैं आपके दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ और आप उसे माफ कर दीजिए, इस तरीके से। और हाथी और बाकी जो है कहते नहीं कि बीच बचाव करने का कार्य करता है, कि हाथी और बाकी घोड़े संतुष्ट करके फिरोज शाह तुगलक को सब संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि आप उसके ऊपर अटैक मत कीजिए और हमारे ये भेंट स्वीकार कर लीजिए। हाँ, हालांकि जो गजपति जो भाग गया था, यानी वीर भांडे जो भाग गया था, उसका भागना अनावश्यक था। और ये भी अभियान यानी
बीच में दोनों की संधि हो गई और ये भी अभियान जो है उड़ीसा का जो अभियान है वो भी किसी तरीके से निष्फल साबित हुआ। अब तीसरा इसका अभियान है कांगड़ा का अभियान। ये नगर अभियान के बाद जस्ट 1361 ईस्वी में फिरोज शाह दिल ने जो है ये अभियान किया था और 1365 में उसने कांगड़ा अभियान का संचालन किया। कांगड़ा अभियान का जो है उद्देश्य स्पष्ट नहीं कि उसने क्यों किया था। संभवतः यह कहा जाता है कि शासन करने वाला फिरोज शाह के जो प्रति है वो आज्ञा प्रदर्शित नहीं कर रहा था। अक्सर ऐसा होता था ना कि कुछ इक्तेदार वगैरह क्या होते थे कि एक होता है कि जब कोई राजा बनता है तो समस्त जितने भी राज्य के अधिकारी होते हैं वो सुल्तान के प्रति अपना आदर्श प्रकट करते उन्हें इनाम भेजते हैं या किसी तरीके से कुछ ना कुछ उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो है कांगड़ा का जो सुल्तान था या जो आप कह सकते हैं किसी पर सलार था वो जो है उनके फिरोज शाह को सम्मान के स्वरूप प्रदर्शित नहीं कर रहा था। इसी वजह से जो है उसने कांगड़ा अभियान किया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि उसने किस वजह से किया था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों की यही मान्यता है कि वो आज्ञाकारिता का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा अभियान किया। कांगड़ा अभियान पहुंचने पर जब वो कांगड़ा पहुंचता है तो सुल्तान जो वहां का रहता है वो दुर्ग में छिप जाता है और नगरकोट जो है दुर्ग जो है पहाड़ी पर वो स्थित रहता है। और ये जो मध्यकालीन भारत का एक अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग था, यानी जो कांगड़ा का दुर्ग था वो अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग था, यानी उसको भी जीतना लगभग नामुमकिन ही हिसाब था। फिरोज शाह तुगलक क्या करता 6 महीने तक उस दुर्ग पर घेर डाला रहता है कि कभी ना कभी तो मैं उसको जीत ही लूंगा। लेकिन जब कोई भी हलचल नहीं देखता है कि उसे लगता है कि मैं अब नहीं जीत पाऊंगा तो उसने क्या किया कि संधि प्रस्ताव कर लिया, यानी इससे भी संधि हो गई, दोनों पक्षों में संधि हो गई और एक आम राय बन गई कि सुल्तान जो है आएगा सामने। उसने जो सुल्तान था वो सामने आया, उसने तत्कालीन दरबार रीत के अनुसार जो साष्टांग प्रणाम किया और सुल्तान ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सम्मान सूचक पोशाक छत्र दिया और राय ने भी दिल्ली की सत्ता स्वीकार कर ली और उसके राज्य का स्वामी बन गया। यानी एक हिसाब से ये भी जो है संधि ही हो गई, वो भी गया लेकिन उसके हिसाब संधि हो गई, यानी ये भी उसने जीता नहीं था, ये भी संधि ही हो गई। चौथा उसका अभियान जो ठट्टा अभियान था ये भी इसी तरीके से अभियान था जिसमें जो है फिरोज शाह तुगलक ने काफी लड़ाई की लेकिन लड़ाई में भी कोई कुछ हासिल नहीं हुआ और वो भी जो है ठट्टा अभियान ऐसे ही संधि के द्वारा हड़प लिया गया। अब ये जान लीजिए जो भी अभियान था यानी बंगाल अभियान हुआ, जांचनगर अभियान हुआ, कांगड़ा अभियान हुआ, ठट्टा अभियान हुआ, ये चारों अभियान जो है संधि के ही द्वारा जो है समाप्त हुए, यानी इन्होंने कोई जो है अपना अभियान जीता नहीं था। और इसी कारण जो है कई इतिहासकारों ने इसकी आलोचना भी की है कि जो फिरोज शाह तुगलक ने अटैक की नीति ना अपनाकर डिफेंस की नीति अपनाई थी अक्सर, इसी वजह से जो है इसका और इन सारे अभियानों में जो है काफी इसके सैनिक मारे गए, काफी इसकी धन दौलत का नुकसान हुआ और बदले में से कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि अक्सर जब भी अभियान हुआ समझौता हो गया। इस वजह से ने क्या किया कि जितने भी अभियान थे उसके सब असफल हो गए। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के जो है धार्मिक नीति के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग को धार्मिक नीति तो पता है लेकिन नहीं, धार्मिक नीति बाद में आपको बताएंगे, सारे सुल्तानों का जिक्र आएगा। अब भी बताते हैं इन्होंने निर्माण कार्य क्या क्या किया है, फिरोज शाह तुगलक के जितने भी निर्माण कार्य किए उसने क्या किया है। आप लोगों को पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने लंबा शासनकाल किया है और उस लंबे शासनकाल के लिए प्रसिद्ध था। मान्यताओं के अनुसार सुल्तान ने जो है 300 नगर बसाए थे। ऐसा माना जाता है कि तुगलक ने जो है 300 नगर बसाए थे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये संख्या बहुत ही ज्यादा है क्योंकि लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इतिहासकारों ने बताया है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए और उजड़े हुए क्षेत्रों को बसाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगर तो बसाए होंगे, जिसमें से कुछ है फतेहाबाद, हिसार फिरोजपुर जो है बदाऊं के निकट का क्षेत्र है, जौनपुर है, फिरोजाबाद है। अच्छा, जौनपुर का नाम आप लोगों को पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था और उसने किसके नाम पर रखा था? ये आप लोगों को किसी किसी बच्चे को पता है? जौना जो खान। जौनपुर, आप लोगों ने जौनपुर नाम सुना है ना, जौनपुर जगह का नाम? जी मैं हाँ, तो आप लोग कोई बता सकता है, ये जानते हैं आप लोग फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था, लेकिन किसके नाम पे बसाया था ये पता है आप लोगों को? शायद जौना खां कोई था। हाँ, जौना खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के ही नाम पर जौना खां नाम था, तो जौना खां से उसने जौनपुर में उसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब याद रखिएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, बचपन का उसको कहते हैं कि जौना खां था और उसी के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां के नाम पर जौनपुर कर दिया, ये याद रखिएगा। ठीक है,
यानी इसने और फिरोजाबाद के अतिरिक्त इसने यमुना के किनारे स्थित फिरोजाबाद भी बनाया था। और अब ये जो जगह है दिल्ली के लाल किले के पास है, जो फिरोजाबाद से फिरोज शाह कोटला के नाम से है, लेकिन अब वो खंडहरों में परिवर्तित हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने जो अधिकतर निर्माण कार्य जनता की भलाई के लिए किया। उसने कृषि के प्रोत्साहन के लिए 5 प्रमुख नहरों का निर्माण भी कराया, जिनमें से एक नहर जो है यमुना का पानी हिसार तक पहुंचाती थी। यह नहर जो है 240 किलोमीटर लंबी थी। दूसरी नहर थी मांडवी तथा सिरमौर की पहाड़ियों के आसपास होकर गुजरती थी। और तीसरी नहर थी आपकी सतलज, जो घग्गर तक जाती थी। तीसरी नहर मांडवी थी, जो सिरमौर की पहाड़ियों के पास प्रारंभ होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घग्गर से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी। और पांचवी नहर जो है यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती, यानी 5 नहरों का उसने निर्माण कराया था। सतलज और यमुना से जो जल लाने वाली नहरों का करनाल के पास मिला दिया गया, जिससे हिसार शहर को बहुत जल प्राप्त होने लगा। इससे पूरे क्षेत्र में पेयजल की इतनी कमी नहीं थी। इराक और खुरासान से आने वाले विदेशियों को भी एक घड़ा पानी के लिए 4 लीटर देना पड़ता था। यानी उसने जो है नहरों का निर्माण, सबसे अच्छा कार्य इसका यही हुआ था इसके शासनकाल में, इसने नहरों का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से कराया था। और मैंने आपको पहले बताया कि नहरों के इसलिए सिंचाई कर भी लगाया, जिसे हक सर्ब कहा जाता है। पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था। इसके आप बर्नी ने जो है फिरोज शाह तुगलक के समय, आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में इतिहासकार बर्नी का नाम आप लोगों ने सुना है। इसने तारीख फिरोज शाही लिखी है, जो इसी के ऊपर लिखी गई है। इतिहासकार बर्नी ने इसी के ऊपर लिखी हुई है। तो उसने जिक्र किया है कि इसमें एक जामा मस्जिद ने बनाई थी, एक मदरसा बनाया था और एक मस्जिद भी बनाई थी जिसे सीरी दाय कहा जाता है। और सीरी दाय का मतलब था कि संभवतः कोई राजमहल या खानका हो सकता है। फरिश्ता ने भी जिक्र किया है कि इसने जो है बहुत लंबा, फरिश्ता ने खासकर तो फिरोज शाह के निर्माण कार्य की लंबी सूची ही दी है। इसने लगभग जो है ढेर सारे काम किए थे। पहला उसने ये दिया है कि फिरोज शाह ने 50 बांध बनवाए थे सिंचाई के लिए, 40 मस्जिदों का निर्माण करवाया था, 30 मदरसों का निर्माण कराया था, 20 महल का निर्माण कराया था, 100 सरायों और 200 शहर, 30 नहरें, 100 अस्पताल, 50 कब्र, यानी तमाम तरीके से उसने पूरा इनका लिस्ट दी है कि इतनी ज्यादा इसने जो है निर्माण कार्य करवाया था। इन इमारतों के और इन लोगों की देखभाल के लिए उसने भूमि आवंटित कर दी थी, और जिसकी आय की देखरेख होती थी। यानी इकतदारों को या अपने जितने भी सूबेदार थे उनको इन सब भूमि पर देने रख रखाव करने के लिए उसने इन भूमि को दिया हुआ था। दूसरी एक है उसने कारखानों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने आवश्यक जो वस्तुएं होती है उसके लिए कारखानों की व्यवस्था की थी। और इनकी जो है नियुक्ति, जो नियंत्रण पर होता है, फिरोज शाह जो है मुतसर्रिफ करता था। एक अधिकारी होता था जो इन सब पे नियंत्रण करता था, कारखानों का नियंत्रण करता था, उसे मुतसर्रिफ कहा जाता था। और दो कारखाने थे, एक था रतीबी कारखाना, दूसरा था गैर रतीबी। रतीबी कारखाने, इसमें 36 कारखाने थे जो मनुष्य और जानवरों के लिए प्रतिदिन का भोजन, यानी जो भी खाना वाना बनता शाही महलों के लिए, वो रतीबी ही कारखाने में बनता था। और रतीबी कारखानों में जो 1,60,000 टन का केवल खाद्य सामग्री पर व्यय किया जाता था। दूसरा है गैर रतीबी कारखाना। इसमें जो है मानव जो काम करते, जो भी इंसान काम करते, उससे उत्पादित वस्तुएं बनती थी। जैसे है कि इसमें है जमादार खाना। जमादार खाना का मतलब होता है जो शाही वस्त्रों का विभाग होता है, यानी जो फिरोज शाह तुगलक या सुल्तान या अमीर वर्ग जो कपड़े पहनते थे वो इसमें निर्माण होता था। और 6 इवन अफीफ जो है इतिहासकार उन्होंने कहा है कि 6 लाख टन के जाड़ों के कपड़े के लिए आलम खाने यानी शाही प्रतीकों का विभाग भी, 18,000 प्रतिवर्ष फर्राज खानों के लिए, 2 लाख प्रतिवर्ष, यानी तमाम तरीके के जो है इसमें व्यय किए जाते हैं। यानी 2 कारखाना था। पहला कारखाना रतीबी था जिसमें भोजन वगैरह की व्यवस्था होती थी। दूसरा खाना गैर रतीबी था जिसमें कपड़े वगैरह या सुल्तान लोगों की जो भी जरूरत आवश्यकता की चीज होती थी उसका निर्माण होता था। इसके अतिरिक्त भी उसने 1200 फलों के बगीचे भी लगाए थे। और उद्यानों में 1,80,000 उद्यान भी लगवाए थे काफी हद तक। और सांस्कृतिक संरक्षण का भी उसने काम किया था कि फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली और उसके आसपास की जो कुछ प्रमुख मस्जिदें हैं, मकबरे हैं और तालाबों का जीर्णोद्धार करवाया, यानी जो टूटे फूट गए थे मस्जिद उनका फिर से मरम्मत करवाई थी उसने। जो तालाब थे, मकबरे थे, उनको फिर से जो है मरम्मत करवा के अच्छा काम किया था। और उसने अपनी जो आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही, याद रखिएगा इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी हुई है, फतुहात ए फिरोज शाही।
उसमें जो है जिक्र किया है कि मैंने इस समस्त कार्यों को अपने निजी निर्माण कार्य से प्राथमिकता दी है, यानी कि इससे ज्यादा जो है प्राथमिकता दी है। और उसने जो है जो प्रमुख जीर्णोद्धार करवाया था उनका नाम ये है, पहला जो उसने जीर्णोद्धार कराया था वो है पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद, दूसरा है दिल्ली का कुतुब मीनार। दिल्ली का कुतुब मीनार आपको पता है दिल्ली का कुतुब मीनार किसने बनवाया है? आप लोगों बच्चों में किसी आप लोगों को पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया है? कुतुब कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ने। ऐबक ने बनवाया कुतुब मीनार। और ये कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया, और जब निर्माण हुआ तो फिरोज शाह तुगलक के समय में इसमें बिजली गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी ऊपरी मंजिल जो ध्वस्त हो गई थी। तो वो टूट फिरोज शाह गया था। तुगलक ने क्या किया, उस जो बिजली गिरने की वजह से टूट गया था उसकी मंजिल। तो क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक ने उस मंदिर को दोबारा बनवाया था, कुतुब मीनार की मंजिल को। याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने उसको मरम्मत फिर से करवाई थी। जी जी। तीसरा है तालाब। चौथा है अलाई हौज, यानी जो तालाब था ये एक हिसाब से उसका निर्माण जीर्णोद्धार करवाया था। इल्तुतमिश मदरसे का भी, जो इल्तुतमिश का एक मदरसा था जो दिल्ली के आसपास में ही है, उसका भी निर्माण जो मरम्मत कार्य भी जो है इसने करवाया था। और एक जहांपनाह नगर भी जो बताया गया था उसका भी निर्माण इसने कराया था। यानी 2-4 जो है इन लोगों का निर्माण इसने कराया था। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह ने 30 मदरसों का और 3 बड़े कॉलेजों की स्थापना की थी। इवन उसने कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर में हिंदू पुस्तकों का एक पुस्तकालय भी स्थापित करवाया था, जिसमें करीब 1300 ग्रंथ थे, यानी 1300 ग्रंथ थे उसमें। उसने दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, आध्यात्मिक विचार संबंधित कई ग्रंथ जो है फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। ये याद रखिएगा कि ये इन सब चीजों में बहुत मान्यता है, पुस्तकालय में, पढ़ाई लिखाई में इन सब चीजों में काफी हद तक रुचि लेता था। इवन जो भी संस्कृत के भी जितने भी कई भी वगैरह जो है खगोल शास्त्र वगैरह उसको इसने फारसी में कन्वर्ट करा ताकि लोगों को इसकी और जानकारी मिल सके। और इसके अतिरिक्त फिरोज शाह की जो आत्मकथा है वो फतुहात ए फिरोज शाही, याद रखिएगा उसने खुद से स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है, फतुहात ए फिरोज शाही की रचना भी की है। और इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद तथा मेरठ में जो अशोक का स्तंभ था, यानी सम्राट अशोक का स्तंभ की उसने खोज की थी, ये याद रखिएगा। और इन पत्थरों की लाटों से वह सोने का स्तंभ, इसको कहा जाता सोने का स्तंभ कहा जाता था, उसकी दिल्ली में स्थापना की गई। ये अशोक जो स्तंभ था ये खिजराबाद मेरठ में इसने ही खुजवाया था। इसके अतिरिक्त जो है इतिहासकार फिर कहते हैं कि फिरोज शाह ने खगोल शास्त्र की सहायता से एक जल घड़ी का निर्माण किया था, जो 24 मिनट की सूचना देती थी, यानी 24 घंटे जितने भी मिनट की वो सूचना देती थी किसी तरीके से। और जिसने काम किया था, जैसे बेरोजगारों, बीमारों के लिए, अभावग्रस्त जनता की समस्याओं का समाधान के लिए, सहायता के लिए, परोपकारी विकार की, उसने बेरोजगारों की सहायता के लिए एक बेरोजगार दफ्तर की स्थापना की थी। उसने दिल्ली के एक कोतवाल अमले के निर्देश दिया कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति उसके पास जाए, और अन्य स्थानों पर ऐसे लोगों की सहायता करने का भी आदेश अधिकारियों को दिया था। इसके अतिरिक्त उसने खैराती अस्पताल बनवाए थे। सिफा खाना मतलब होता है हॉस्पिटल, ये रखिएगा। सिफा खाना जो उर्दू वर्ड है, तो सिफा खाना का मतलब होता है अस्पताल का निर्माण करवाया था। और इसमें रोगियों को जो क्या है मुफ्त भोजन देने की व्यवस्था की गई थी, और चिकित्सालय भी जो बनवाए थे उसके रख रखाव की सुरक्षा की गई थी। यानी और कई तो ऐसे भी कन्याएं थी जिन जो विवाह की योग्य थी, तो उसकी जो है शादी करने का भी खर्चा जो है फिरोज शाह तुगलक ने उन लोगों को दिया था। जो मतलब आर्थिक रूप से जिनके माँ बाप अक्षम थे उनकी भी सहायता फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अब एक और आता है कि इनका एक चीज आप लोग को मैं और बताना चाहती हूँ कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है खुतबे में परिवर्तन किया था। खुतबा आप लोग जानते हैं खुतबा क्या होता है? कोई बच्चा जानता है खुतबा क्या होता है? हाँ बताइए, खुतबा क्या होता है? As a type of the religion. आपकी आवाज सवाल साफ नहीं आ रही, फिर से बता सकते हैं आप? No मैम। मैं किसी की तारीफ करना मैं जो हाँ एक हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन देखिए जो नमाज और ईद पर ना उसको उल फित्र बड़े त्योहारों के लिए करके दिया जाता है, प्रार्थना के लिए। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते खुतबा क्या होता है, मैं बताती हूँ कि खुतबा जो एक प्रकार का धार्मिक प्रवचन था जो शुक्रवार नमाज होती है ना उसके दिन पढ़ा जाता था। इसमें खुदा, अल्लाह और हजरत मोहम्मद साहब की प्रशंसा की
क्या होता था उसका वर्णन होता था। यानी खुतबा जो शासक की संप्रभुता की शक्ति का द्योतक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि इन धार्मिक जो है प्रवचन को जो है दिल्ली सुल्तानों के नाम का भी उल्लेख किया था, लेकिन उसमें जो है उसने पहले के सुल्तानों का जिक्र किया, जैसे मोहम्मद गोरी हैं, इल्तुतमिश हैं, नसरुद्दीन महमूद हैं, गयासुद्दीन बर्बन है, फिरोज हैं, अलाउद्दीन खिलजी हैं, कुतुबुद्दीन मुबारक हैं, इन सब का उसने जो है जिक्र किया था। हाँ, एक खुतबे में एक लोगों का नाम नहीं है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम उसने सुल्तानों की लिस्ट में नहीं दिया था। ये इतिहासकार कहते हैं, इसीलिए कुछ इतिहासकार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रथम सुल्तान नहीं मानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने जिक्र नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान वो नहीं था। लेकिन इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने खुतबे में उसका नाम नहीं पढ़ा। शायद इसकी वजह से ये हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कभी दासता से मुक्त नहीं किया गया था, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसने जो है जिक्र नहीं किया था। तो याद रखिए, खुतबा में इसने परिवर्तन किया था और दास विभाग की स्थापना की थी। सबसे ज्यादा जो है दासों का शौकीन था। इसके समय में जो है 1,80,000 दास थे। वो अक्सर क्या करता था कि अपने सूबे सालारों को या सूबेदारों को या इक्तदारों को जब भी वो अभियान पे जाते थे, किसी तरीके से जाते थे, तो उन्हें उसने आदेश दिए थे कि आप जहां भी जाएं दासों को पकड़ के लाइए, किसी भी तरीके से लाइए उनको, क्योंकि दासों को रखने का बहुत बड़ा शौकीन था। ऐसे करते करते करीब करीब इसके पास 1,80,000 दास हो गए। हालांकि इन दासों को उसने क्या किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उन्हें संरक्षित किया है। और इसमें से 20,000 करीब करीब कहा जाता है, 20,000 या 12,000 ऐसे भी दास थे जो काफी जो है प्रधान शिल्पी हो गए थे, यानी अपने कामों में जो है काफी हद तक जो निपुण हो गए थे। अब बाद में ये भी कहा जाता है कि इन दासों को रखने की वजह से जो है फिरोज शाह तुगलक जो है पतन का एक बहुत बड़ा कारण हुआ, क्योंकि फिर बाद में ये दास जो है काफी उदंड स्वभाव के हो गए थे। इसके बाद अब आप लोगों को कल मैं, अभी तो मैंने मोटे मोटे से आप लोग को बता दिया है, कल आप लोगों की क्लास में फिर से लूंगी। आप लोग बता दीजिएगा, कल मैं खिलजी वंश स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है? ओके ओके मीना मैम। मैम मैं क्या इसमें जो हाँ